आर यू स्ट्रगलिंग विद एनाटॉमी इन फर्स्ट ईयर कि भाई मैं नोट्स कैसे बनाऊं, मतलब मैं कैसे उसको स्टार्ट करूं, सिलेबस कहाँ से देखूं, कैसे पढूं, उसके डायग्राम्स को कैसे रीड करूं, एग्ज़ाम में कैसे लिखूं, एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंटेशन बनाऊं और कैसे एक एनाटॉमी याद करूं। सो शांत हो जाओ, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट। सो पहले तो एनाटॉमी पढ़ने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको रीड करें, देन उसको विजुअलाइज करें, फिर उसको रिटर्न करें, उसको लिखें एंड देन रिवाइज करें। सो ऐसा करने से आपको अच्छे से एनाटॉमी विजुअलाइज होके रीड हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, देन आप खुद से ही आप लिख सकते हो। ठीक है। सो मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनाटॉमी के नोट्स कैसे बनाने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम में कैसे नोट्स जो हमने बनाया उसको कैसे प्रेजेंट करना है। क्योंकि नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम लोग एग्ज़ाम पेपर लिखते हैं उसमें प्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मेरे इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। मेरे इस वीडियो को सेक्शन वाइज डिवाइड किया है, जिसमें मैंने 5 सेक्शन में पूरा वीडियो डिवाइड किया है। ओके। तो फर्स्ट सेक्शन आता है अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी सिलेबस, कि भाई सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। अब सिलेबस बहुत सॉर्टेड है। ठीक है। फर्स्ट आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है। सेकेंड आता है न्यूरो एनाटॉमी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड आता है हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ओके। अब जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसके अंदर आता है जैसे कि एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब, एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब, एनाटॉमी ऑफ थोरेक्स, पेल्विक, एनाटॉमी ऑफ एब्डोमेन। ओके। तो जो ग्रोस स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर है बॉडी के, वो सारे आते हैं ग्रोस एनाटॉमी के अंदर। ओके। फिर आता है न्यूरो एनाटॉमी। अब न्यूरो एनाटॉमी के अंदर आता है ब्रेन। ओके। CNS का पार्ट, पेरिफेरल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड्स, TS जो मतलब क्रॉस सेक्शंस जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो आते हैं। उसके बाद मिड ब्रेन, मतलब जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन है, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स है वो सब कुछ आते हैं। और फिर आता है हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ओके। सो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी में क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ axial skeletal system, appendicular skeletal system, development of brain, development of neural tubes, arteries, large vessels, veins, lymph जो आता है lymphoid system, उसके वो कैसे डेवलप हुआ। ठीक है। फिर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होते हैं एंड एपिथेलियल सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है। वो सारी चीज़ आती है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। ओके। तो ये सारी चीज़ भी हम लोग सीखने वाले हैं। अब मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, रफली मैंने आपको आइडिया दे दिया कि सिलेबस को आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। ठीक है। एक है ग्रॉस एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ओके। अब मैं आपको बोलूँगा कि आपको एनाटॉमी पढ़ना ग्रॉस एनाटॉमी से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप ग्रॉस एनाटॉमी अगर आपको पहले आ गई तो न्यूरो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी को आप रिलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है। और जो निमोनिक्स है, आप कुछ भी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो उसके निमोनिक्स बनाओ। ओके। जैसे नर्व्स पढ़ी, नर्व्स के निमोनिक्स बनाओ, मसल पढ़े, मसल के निमोनिक्स बनाओ। जैसे कि अगर फ्रंट क्यूबाइटल फोसा ले लो। ठीक है। क्यूबाइटल फोसा पढ़ा, उसके निमोनिक्स बना दो कि MBBR, जैसे कि मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी और फिर ब्रेकियालिस और रेडियालिस करके कुछ भी करके आप ऐसे न्यूमोनिक्स बना सकते हो। क्योंकि जितना आप न्यूमोनिक्स बना के लर्न करोगे उससे ज़्यादा इजी होगा। और दूसरी बात कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, अगर आप कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हो तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने जो पहले चीज़ पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, रिवीजन से जितना एक एक चीज़ को आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा कि वो चीज़ आपको जल्दी रिकॉग्नाइज होगी। जब भी आप आंसर लिखने बैठोगे ना, वो आपको जल्दी से विजुअलाइज होके अब लिख सकते हो इजीली। ओके। आते हैं वीडियो के सेकेंड सेक्शन में। अब सेकेंड सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको ग्रॉस एनाटॉमी से स्टार्ट करना है। ठीक है।
ग्रॉस एनाटॉमी में स्टार्ट कहाँ से करें? अब फर्स्ट हमको जनरल एनाटॉमी आना चाहिए। जो भी जनरल एनाटॉमी है, मतलब हमको पता होना चाहिए कि मसल्स क्या है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उनका बेसिक फंक्शन क्या है, जॉइंट्स क्या है, कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होंगी। बोन्स क्या है, बोन्स की सारे स्ट्रक्चर्स पता होंगे। उसके बाद हम लोग आगे दूसरी चीज़ें सीख सकते हैं, दूसरी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो जनरल एनाटॉमी पढ़ने के लिए मैं यूज़ करता हूँ BD चौरसिया का बुक जनरल एनाटॉमी, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि पूरा जनरल एनाटॉमी इसमें दिया हुआ है, तो ये आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब एनाटॉमी, ठीक है। जब हमने जनरल एनाटॉमी पढ़ लिया, उसके बाद हमको स्टार्ट करना है पूरा अपर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब के अंदर पहले हमको बोन्स देखने हैं, ठीक है। जितने भी अपर लिम्ब के बोन्स आते हैं वो देखने हैं। उसके बाद हमको देखना है सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं, मसल्स आते हैं, हमको वो देखने हैं। उसके साथ साथ फिर हमको देखना है आर्टरीज, उसके साथ साथ देखना है हमको नर्व्स, उसके साथ साथ देखना है हमको वेन्स। जैसे जैसे हम लोग स्ट्रक्चर वाइज, सेक्शन वाइज जाएंगे, हमको कोरिलेट करना इजी होगा और हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और लर्न करना भी इजी हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका पूरा एनाटॉमी आपके मुंह पे होगा। आपको कोई भी पूछेगा इसका नर्व सप्लाई बता, उसका नर्व सप्लाई बता, आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो अपर लिम्ब पढ़ने के लिए सेम BD चौरसिया ह्यूमन एनाटॉमी वॉल्यूम 1 हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। इसमें से ही मैं सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ओके। लोअर लिम्ब के लिए भी वही BD चौरसिया, सारी बुक्स उसकी यूज़ करनी है हमको सारे, ओके। अब हमने पढ़ लिया अपर लिम्ब, ठीक है। उसके बाद हमको आना है लोअर लिम्ब पे, ठीक है। लोअर लिम्ब के सारे फ्रंट ऑफ थाई, बैक ऑफ थाई, फ्रंट ऑफ लेग, बैक ऑफ लेग, फिर आता है फीट के अंदर आता है डोर्सल स्ट्रक्चर, ठीक है, वेंट्रल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हमको देखनी है, सारी नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, मसल्स एंड उसको कोरिलेट करना है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, एकदम इजीली मैं आपको सिखाऊंगा। और यही स्ट्रक्चर के साथ हमको एनाटॉमी पढ़ना है। उसके बाद आता है कि ऑर्गन्स, विजरल ऑर्गन्स। हमको लोअर लिम्ब के बाद पढ़ना है विजरल ऑर्गन्स, जो भी मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स, ओके। फिर आता है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्टमक, लीवर, किडनीज, ओके। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ने हैं। देन आता है एब्डोमेन। अब एब्डोमेन के भी मसल्स हैं, ठीक है, एब्डोमेन के मसल्स। फिर आता है पेल्विक रीजन, पेल्विक के मसल्स। और उसके बाद हम लोग देखेंगे थोरैक्स। थोरैक्स का एनाटॉमी ऐसा है कि हमको उसके साथ साथ जो रिब केज है, रिब केज के साथ हमको लंग्स का स्ट्रक्चर भी समझना है और उसका मूवमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें भी हमको सीखनी है, ओके। देन आता है न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी मेरा थोड़ा फेवरेट भी है और मुझे अच्छा भी लगता है, सो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो न्यूरो एनाटॉमी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे विश्राम सिंह क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी का बुक। इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ओके। तो आप इसमें से न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे वो बहुत इजीली आपको आ जाएगा। और जो भी आप चीज़ मैंने आपको जैसे पहले बताया, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, आपको उसको पहले विजुअलाइज करना है, ठीक है। पहले हमने एक चीज़ पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को विजुअलाइज करना है कि एक्चुअल ये चीज़ बॉडी में कहाँ हो सकती है, ठीक है। हमको ऐसे वीडियोस देखने हैं, ओके। हमको ऐसे ऐप यूज़ करना है, जैसे कंप्लीट एनाटॉमी का एक ऐप आता है, मैं एनाटॉमी पढ़ने के लिए वो यूज़ करता हूँ, जिससे मेरे को विजुअलाइज करना बहुत इजीली हो गया कि जो भी स्ट्रक्चर्स है वो विजुअलाइज करना इजी हो गया कि ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कहाँ पे आता है, ये एग्जैक्ट मसल कहाँ पे आता है, ये नर्व सप्लाई किसको सप्लाई करती है। तो वो मेरे लिए बहुत इजीली हो गया और मैं उसी ऐप से मैं विजुअलाइज करके रीड करता हूँ। पहले रीड करता हूँ, फिर वो ऐप में मैं सारे स्ट्रक्चर्स देखता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं जो पढ़ा है उसके नोट्स बनाता हूँ।
देन मैं उस नोट्स को रिवाइज करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो वो भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे जैसे मैं टॉपिक्स पढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे मैं नोट्स डालते जाऊँगा। अब मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है, मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी को कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। कौन सा ग्रॉस एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, न्यूरो एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिवाइड करके दे दी। अब थर्ड सेक्शन पे आते हैं। अब मेरे को मेरे जूनियर्स हैं वो पूछते हैं कि भैया नोट्स बनाना क्या इम्पोर्टेंट है, कि हम नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। तो मैं उनको बोलता हूँ हाँ ज़रूर बनाने चाहिए, नोट्स बनाना तो अच्छी बात है, नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन नोट्स बनाना सिर्फ बुक में से छाप के लिखना वो नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बुक में जो लाइन लिखी है वो लोग पूरा पैराग्राफ में लाइन लिख देते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। वो चीज़ तो आपको बुक में भी मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज़ है अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स आप पॉइंट वाइज बनाओ, फ्लो चार्ट में बनाओ, डायग्राम के साथ बनाओ, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस का, ठीक है, कि सपोज मेरे को ब्रैकियल प्लेक्सिस के नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस का स्ट्रक्चर जो है वो मेन नर्व्स का है जो यहाँ से स्पाइन में से आता है, ठीक है। अपर सर्वाइकल स्पाइन में से आता है, C4 से लेके T1 तक वहाँ से आता है। तो वहाँ से जो भी नर्व्स का ओरिजिन होता है, जैसे कि रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, सारी नर्व्स का जो ओरिजिन होता है मुझे उसका एक उसके नोट्स बनाना है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि भाई पूरा पैराग्राफ वाइज लिख दिया, हमको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, हमको पहले तो उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद हमको उस स्ट्रक्चर को पॉइंट वाइज समझाना है, फ्लो चार्ट वाइज समझाना है। अगर आप इस तरीके से समझाओगे तो आपका एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और आपको मार्क्स भी बढ़ के मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो टीचर देख के आगे चला जाएगा, उसको देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए डिफरेंट पेन यूज़ कर सकते हो, कलर कोड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप अगर आर्टरीज, वेन्स या नर्व्स हैं तो तीनों के लिए अलग कलर यूज़ करो, ठीक है। नर्व्स को बताना है तो नर्व्स के लिए एक अलग कलर यूज़ करो। अगर इतना सब कुछ नहीं करना तो सिर्फ ब्लैक पेन, ब्लू पेन और पेंसिल भी रखो कि उतना भी काफ़ी है। बट आपको समझ में आना चाहिए कि आपके नोट्स कैसे हैं। सिर्फ हमको वो पैराग्राफ नहीं बनाना है, हमको पॉइंट वाइज लिखना है, फ्लो चार्ट में लिखना है और डायग्राम के साथ लिखना है। बस इतनी ही चीज़ करनी है। ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एनाटॉमी पढ़ना। और जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एग्ज़ाम जब होने वाली उसके पहले आप जब रिवीजन करोगे तो एकदम फटाफट रिवीजन हो जाएगा। हम सेक्शन 4 की हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम। तो बेसिकली एग्ज़ाम में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम में लिखना सिर्फ नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि जो टीचर है उसको देख के ही लगना चाहिए कि हाँ इसको सब कुछ आता है, ठीक है। तो जो भी आप लिख रहे हो वो कैसे लिखो, ऐसे अलाइन करके लिखो कि टीचर ऊपर से देख के मार्क्स दे दे, क्या उनको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, उनको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, बस ऊपर से देखा और मार्क्स दे दे। फैकल्टीज, टीचर्स को वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप कैसे लिखेंगे वैसे? तो फर्स्ट कोई टॉपिक लिया, जैसे हमने ब्रैकियल प्लेक्सिस को ही लेते हैं। ब्रैकियल प्लेक्सिस को लिया, उसका डेफिनेशन लिखा, उसके बाद हमको उसका एक लेवल डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाया, फिर डायग्राम को एक बुलेट पॉइंट्स में आप बताओ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बुलेट पॉइंट में लिखना तो पॉइंट्स वाइज लिखो, या फिर आपको फ्लो चार्ट बनाना तो फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसका क्लिनिकल कोरिलेशन दो कि ब्रैकियल प्लेक्सिस अगर इंजरी होती है, C5, C6 पे अगर इंजरी हुआ तो ऑफ पैरालिसिस, लंग की पैरालिसिस, ये सारे उसके क्लिनिकल कोरिलेशंस हैं। तो क्लिनिकल कोरिलेशंस बताओ कि क्या इसके अकॉर्डिंग क्या क्या जो क्लिनिकल कोरिलेशंस जो है क्या क्या हो सकता है वो आप बता दो, ठीक है। और एंड में आप कंक्लूजन बता दो कि उसको ऐसे होने से ये चीज़ होती है। पूरा एक समरी एंड में 2-3 सेंटेंस या 3-4 सेंटेंस में बता दो। ये आपका पूरा 5 मार्क्स का आंसर एकदम ईजी वे में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा 1 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए तो आप
रेफरेंस भी ऐड कर सकते हो कि आपने ये टॉपिक कौन सी बुक में से पढ़ा। ठीक है, सपोज आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने BD84 से पढ़ा, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि मैंने ब्रेकियल प्लेक्सिस मैंने यहाँ से पढ़ा था और ये चैप्टर है मैंने यहाँ से ही पढ़ा है, वो आपको नीचे रेफरेंस में ऐड कर देना है और कुछ नहीं, बस इतना करना है और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एनाटॉमी के। सो मैंने जितना भी आपको बताया वो मैंने आपको पूरा ऑथेंटिक नॉलेज दिया है कि आपको एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे नोट्स बनाने हैं और कैसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप इस पे ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, और आपको अगर कोई भी डाउट हो एनाटॉमी के रिलेटेड, फिजियोथेरेपी के रिलेटेड, और आगे मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और आप इस वीडियो को भी शेयर करें आपके फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी एक नॉलेज मिले, उनको भी पता चले कि उनको एनाटॉमी कैसे लिखना है। क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। मैं भी मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत कंफ्यूज था कि यार मैं एनाटॉमी कैसे लिखूँ, कैसे पढूँ, बट फिर मुझे मेरे सीनियर्स ने थोड़ा बहुत हेल्प किया, मैंने थोड़े बहुत वीडियोस देखे, उसके बाद मैं खुद सीखा कि नहीं, ऐसा करके अगर मैं लिखूँगा तो शायद मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हो, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि वो लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी को लेके स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि भैया मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूँ। बट शांत होकर एकदम इजीली अपने इसको क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो पढ़ते रहो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।